Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sid Nawaz, your general science teacher, and this is lecture 2. जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, एटम के हवाले से, डिस्कवरी ऑफ एटम के हवाले से आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सही है, द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर। इस तरह और भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 92 पे है मास नंबर एंड आइसोटोप्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मास नंबर को कि मास नंबर क्या होता है। बेटा जिस तरह एटॉमिक नंबर आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ओनली, ठीक है। लेकिन हम मास नंबर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एटम के अंदर वो कौन से ऐसे मटेरियल है, ऐसे पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे ज़र्रे हैं जिसका वज़न है, जो वज़न रखता हो। तो बेटा वो है हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। ये दो ऐसे पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर के, इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो और ये दोनों पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसी लिहाज से फिर मास नंबर का डिफिनीशन ये बनता है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है कि मास नंबर क्या होता है, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। क्लियर हो गया। बुक में भी लिखा है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होता है। तो इसी वजह से हम इसी को शुमार करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वज़न इतना कम है, इलेक्ट्रॉन का वज़न इतना कम है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफिनीशन होगा द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। बुक में आप देखिए पेज नंबर 92 पे ये आपको दिए गए हैं एलिमेंट्स, ये उसके एटॉमिक नंबर है, और आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। सो इट शोज दैट एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। क्लियर। वाइल मास नंबर इज समथिंग एल्स, इन मास नंबर वी आल्सो इंक्लूड द न्यूट्रॉन नंबर्स। सही है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है एक, लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो इसलिए इसका मास नंबर भी 1 आता है, एटॉमिक नंबर भी 1 आता है। क्लियर। अब कार्बन को देखो, कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 है और इसके साथ 6 जो है ना वो न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इसी वजह से इसका मास नंबर बन रहा है 12। 6 + 6 = 12। तो इसका मास नंबर आ रहा है 12। क्लियर हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर में कि एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। क्लियर है। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन, ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। जी इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक number, while mass number is represented by capital A. So A is the mass number. Clear. Which one is the atomic number and which one is the mass number in these two numbers? इसका जवाब बहुत आसान है। जो नंबर छोटा होगा वो होगा एटॉमिक नंबर। क्या होगा वो? एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर। जो क्या होगा? छोटा होगा, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर। और जो नंबर बड़ा होगा दिस इज़ द मास नंबर। और ये जो सी है ना, ये एलिमेंट का सिंबल है। तो ये कौन से एलिमेंट का सिंबल है? ये कार्बन का सिंबल है। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। तो ये था मास नंबर और एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अगर मैं कार्बन का एटम अगर मैं ड्रा कर लूँ तो बेटा इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन 6 और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं 6। क्लियर। तो और ये जो है इसका पहला शेल, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है। और दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये 2 2 4 5 6 7 आते हैं। तो
8, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? इधर एटॉमिक नंबर 6 है ना, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 आपने इधर पुट किए हैं और 4 ये हो गए, तो 6 बराबर हो गया। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हमारे पास आप देखिए ना, अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6, प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। लेकिन हमने मास नंबर के लिए कौन से नंबर्स को ऐड करना है? तो मास नंबर के लिए हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना है। तो 6 + 6 से 12 आता है, सो 12 इज़ द मास नंबर ऑफ द कार्बन। सो दैट इज़ द वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इसके बाद आप लोगों का दूसरा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स कि ये रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आइसोटोप्स को डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग ये पहचान सकें। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बेटा आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, कोई दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स नहीं होते, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, लेकिन इसके मासेस जो है ना वो अलग अलग है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने हैं? कार्बन के मेरे पास है 3 आइसोटोप्स। एक है हमारे पास कार्बन 12, ये एक आइसोटोप। दूसरा है बेटा कार्बन 13, तीसरा है कार्बन 14। सही है। तो आप ज़रा देख लें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इट मीन्स के तीनों कार्बन के एटम्स है। लेकिन आप मास देखिए ज़रा, ये माइनस नहीं है, अच्छा ये हाइफन है। आइसोटोप का लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखना है, फिर उसके बाद हाइफन लगाना है, और हाइफन के बाद आप लोगों ने उसका मास लिखना है कि मास क्या है, ठीक है। तो एक पहले वाले आइसोटोप का मास 12 है, 12 है तो मैंने 12 लिख लिया है। इस तरह ये दूसरा आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन की जगह मैंने C लिख लिया है, ये हाइफन हो गया है, और 13 इसका मास है, तो ये दूसरा आइसोटोप। और इस तरह ये कार्बन 14 है, तीसरा आइसोटोप। क्लियर हो गए। तो ये तीनों है हमारे पास आइसोटोप जिनके मासेस अलग अलग हैं, इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब इनमें से रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। बेटा रेडियो आइसोटोप्स आर दोज आइसोटोप्स विच इमिट्स सम रेज और पार्टिकल्स। बेटा ये वो आइसोटोप्स होते हैं जिसके न्यूक्लियस से शुआएं निकलती है, जिसके न्यूक्लियस से पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकल सकते हैं, या बीटा रेज, या इसके बाद जो गामा रेज है, गामा रेज। तो गामा रेज भी हमारे पास ऐसे आइसोटोप्स हैं जिसके न्यूक्लियस से निकलते हैं। असल में रेडियो आइसोटोप्स वो आइसोटोप्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उससे शुआएं निकलती हैं और पार्टिकल्स निकलती है ना, तो ये दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरे एलिमेंट्स उससे बन जाते हैं ना, वो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं या स्टेबल एटम्स होते हैं। अब समझ में आ गया ना। रेडियो आइसोटोप्स वो आइसोटोप्स होते हैं जिसके न्यूक्लियस से शुआएं निकलती हैं और एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इधर लिखा भी है, क्या कहते हैं इसको? रेडियो एक्टिव डिके। कि जब रेडियो आइसोटोप से कुछ पार्टिकल्स निकले, रेडिएशंस खारिज हो जाए न्यूक्लियस से, और एक नया एलिमेंट वजूद में आ जाए, यानी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो नया एलिमेंट क्या होगा? वो स्टेबल होगा। जैसे कि यूरेनियम है, सही है। तो यूरेनियम 238 बुक में दिया गया है, ये हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। जब आप इसके ऊपर न्यूट्रॉन छोड़ दोगे तो एक रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो नॉन स्टॉप रिएक्शन होगा और बहुत तबाही मचा सकता है। तो यूरेनियम 238 हमारे पास रेडियो आइसोटोप है। इसके न्यूक्लियस से खुद ब खुद शुआएं निकलती हैं, और ये यूरेनियम 238 जो है ना, कुछ टाइम बाद दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा एलिमेंट बनेगा इससे, तो वो स्टेबल होगा। हालांकि यूरेनियम 238 बजाते खुद जो है ना वो अनस्टेबल है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब इसके यूजेस क्या है? तो बेटा एटॉमिक एनर्जी में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज आई मेंशन बिफोर के अगर यूरेनियम 235 के ऊपर आप न्यूट्रॉन छोड़ देना, यूरेनियम 235 पर अगर आप न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर लें, तो एक नॉन स्टॉप न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बहुत तबाही बन सकती है। जो एटॉमिक बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, तो बेटा इसमें यही आइसोटोप यूज़ होते हैं। हम इसी रेडियो आइसोटोप को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं ना, बिजली पैदा करने के लिए, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टरबाइन्स को घुमाता है और टरबाइन के घुमाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये सारी यूजेस हैं। मेडिकली भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेसमेकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिसका दिल जो है ना वो सही तरीके से धड़कता नहीं है या बीटिंग सही तरीके से नहीं करता टाइम पर, तो बेटा उसके लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, उसको कहते हैं पेसमेकर। ठीक है, तो पेसमेकर क्या करता है, वो दिल को जो है ना, हार्ट को जो है ना एक करंट देता है जिसकी मदद से दिल जो है ना धड़कना शुरू कर देता है सही टाइमिंग पर। तो बेटा उस पेसमेकर में लगा होता है एक सेल, बैटरी जिसको आप कहते हैं ना, छोटी सी बैटरी लगी होती है। तो बेटा उस बैटरी में रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं ताकि ये सेल कभी भी जो है ना काम ना छोड़े, तो वो सालों तक, बहुत अरसे तक वो काम कर सकता है। दोबारा आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा पेसमेकर में ऐसे सेल यूज़ होते हैं, ऐसे बैटरी जो यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, वो ज़्यादा टाइम तक जो है ना सेल जो है ना अपना काम सरअंजाम दे सकता है और पेसमेकर भी अपना काम सरअंजाम दे सकता है और हार्ट पेशेंट जो है ना इससे हेल्थी रहता है, यानी उसका जो दिल है वो टाइम पर बीटिंग करता है और हमेशा के लिए। फिर इसको, अच्छा, इसका दूसरा यूज़ है इंडस्ट्रियल यूजेस। तो बेटा इंडस्ट्रियली गेमा रेज मैंने पहले बताया कि ये भी ऐसे शुआएँ हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं, बाज़ आइसोटोप्स से निकलते हैं, बाज़ रेडियो आइसोटोप से गामा रेज निकलते हैं। गामा रेज क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में पाइप्स बनते हैं, पाइप्स या रॉड बनते हैं लंबे लंबे लोहे के, तो इसमें क्रैक्स मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब पाइप के ऊपर ये गेमा रेज छोड़ देते हैं ना, तो उस पाइप के पिछले साइड पे एक डिवाइस लगा होता है जो गेमा रेज को डिटेक्ट करते हैं। अगर पाइप के आर पार गेमा रेज निकलते हैं तो क्यों निकलेगा, जब क्रैक होगा, जब दरार होगा पाइप में, सुराख होगा पाइप में, तो उससे फिर गेमा रेज ज़्यादा निकलते होंगे। तो पिछले साइड पर डिवाइस लगा होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि भाई पाइप के इस हिस्से से जो है ना शुआएँ निकलती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भाई पाइप के इस हिस्से में जो है ना सुराख है या दरार है, तो फिर उसको दोबारा ठीक कर देता है। ठीक है, इसी तरह एग्रीकल्चरल यूजेस भी हैं बाज़ आइसोटोप्स की। मिसाल के तौर पर फास्फोरस 32 ये रेडियो आइसोटोप है बेटा, और इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्लांट्स या फसल जिसको उगाया गया है वो फास्फोरस सॉइल से लेता है या नहीं लेता, तो इसको एज अ लेबलिंग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फास्फोरस 31 जो है ना वो शुआएँ खारिज नहीं करता, तो उसकी जगह उसी रेत में, मट्टी में, जो खेत में मट्टी होती है उसके साथ फास्फोरस 32 मिलाया जाता है। ये क्यों, ये इसलिए कि इससे शुआएँ निकलती है। ठीक है ना, तो जब ये इस प्लांट का टेस्ट किया जाता है तो इससे तो शुआएँ निकलती है। फॉर एग्जांपल रूट से शुआएँ निकलती है, स्टेम से निकलती है, लीफ से भी निकलती है, तो इट मीन्स के प्लांट सही तरीके से फास्फोरस ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट्स में कोई कमी या ख़राबी नहीं है, और अगर है तो पता चलता है कि किस हिस्से तक फास्फोरस पहुंचता है और किस हिस्से तक प्लांट के अंदर फास्फोरस नहीं पहुंचता। तो बेटा ये एक यूज़ है एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका टॉपिक है बेटा आयंस एंड बॉन्डिंग। आयंस क्या होता है, एज यू स्टडीड बिफोर अबाउट द एटम, कि व्हाट इज़ एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सही है, एटम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अब अगर आपको पता है कि एटम के, जैसे कि ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है एटम का, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन भी है लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, तो इट हैज़ नो चार्ज, मैंने इसलिए इसके ऊपर ज़ीरो लिखा। एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले इस एटम से, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, ये इससे चला गया, रिमूव हो गया है, तो अब देखिए प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन 6 है, तो 6 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना, और 6 प्रोटॉन है, तो इसी वजह से अब पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और तो ये बन गया है आयन। क्या बन गया है, आयन। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी मिले तो फिर प्रोटॉन होंगे 6 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 होंगे, तो फिर क्या चार्ज आएगा एटम के ऊपर बेटा, फिर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ठीक है ना, सिंपल बात है। अगर किसी एटम, न्यूट्रल एटम
ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो गया, तो फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसी वजह से उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं केटाइन। अगर एक न्यूट्रल एटम है और उसने इजाफी इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस एटम को फिर हम कहेंगे एनाइन। फिर ये एटम नहीं रहेगा, आयन रहेगा, और उस आयन को जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहते हैं एनाइन। क्लियर हो गए? ये तो था केटाइन और एनाइन के हवाले से। दूसरा टॉपिक है इसके बाद आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉन्डिंग क्या होता है। बॉन्डिंग इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, जैसे कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को खींचते हैं, इसी तरह एटम्स भी एक दूसरे को खींचते हैं, तो इस खींचने के फोर्स को कहते हैं बॉन्ड। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटा इस अट्रैक्शन को कहते हैं, इस अट्रैक्शन के फोर्स को कहते हैं बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? अब अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो नाम से पता चलता है आयनिक बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग होगा आयन्स के बीच में। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये बुक में दिया गया है, ये सोडियम का एक एटम है। ठीक है? ये न्यूक्लियस है सोडियम का। क्लियर? तो आप ज़रा इसमें देखिए, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो आखिरी शेल में पुट किया गया है। क्लियर है ना? सोडियम का जो मास नंबर है वो है 23 और जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इट मीन्स सोडियम एटम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा अगर आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दे देना तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इस पर फिर कौन सा चार्ज आएगा? इस पर प्लस चार्ज आएगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, नीचे आ गया है दूसरे क्लोरीन एटम को। ठीक है? अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। एक एटम इससे रिमूव हो गया है, और इसके प्रोटॉन में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? जाहिर है इसके एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन भी क्या हो गया? 11। अब देखिए प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? वो है हमारे पास 10। तो 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, प्रोटॉन इजाफी है ना, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो इसलिए पूरे एटम पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और ये देखो नीचे जो है ना, ये क्लोरीन का एटम है, इसको एक इजाफी इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन मिला है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों आयन्स बन गए, ये केटाइन है और ये एनाइन है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, तो इस खींचने को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर? दूसरा है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड से मुख्तलिफ है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास जो है ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे नीड? ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और ना इस हाइड्रोजन से कर सकता है। तो ये क्या करते हैं कि भाई हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, आपके पास 2 आएंगे, हाइड्रोजन को कहता है, और हाइड्रोजन के पास 2 आएंगे और ऑक्सीजन के पास भी 2 आएंगे। इस तरह यहाँ से भी 2 आएंगे। तो अब इसके बाद जब बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। और हाइड्रोजन के पास अगर आप देखिए, हाइड्रोजन के पास है 1 2 और 1 2, तो दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो उसको चाहिए थे वो भी पूरे हो गए। तो इट मीन्स तीनों एटम्स, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनके इलेक्ट्रॉन जो है ना कंप्लीट हो गए आखिरी शेल में, यानी स्टेबल हो गया है। तो एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, तो बेटा ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। एक बॉन्ड में 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब वैलेंसी क्या होती है? बेटा वैलेंसी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स।
ये किसी एटम की एबिलिटी होती है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर एक एटम 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 4। अगर एक एटम 2 बॉन्ड बना सकते हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 2। जिस तरह कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाए, यानी 2 बॉन्ड बना चुके हैं ऑक्सीजन। तो इट मीन्स ऑक्सीजन हैज़ वैलेंसी 2। क्लियर हो गया है। केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? बेटा केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसमें हम किसी कंपाउंड का क्या देखते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स उसमें देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर H2O है, ठीक है, ये देखो H2SO4, तो ये केमिकल फार्मूला है किस चीज़ का, H2SO4 है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन कितने 4 एटम्स। सो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डज इट शोज़? इट शोज़ द नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। एटमों की तादाद और एटमों की अक़साम जो है ना ये शो करता है। सो ऑल दीज वर अबाउट द केमिकल फार्मूला। और आखिरी टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है बेटा कि अगर आप एक केमिकल कहीं से भी ले लेना, एक केमिकल मिसाल के तौर पर H2O है, अगर आप इसको रिवर से ले लो पानी, रेन वाटर हो या वेल हो, जहाँ से भी आप पानी ले लें, उसमें हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, सेम कंपोजिशन होगा, सेम एलिमेंट्स होंगे और सेम तादाद में एटम्स होंगे। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया है।